गुड मॉर्निंग बच्चों प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिजिक्स में अपन ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बच्चों अपन ने एक्सिस के बारे में पढ़ लिया था, 2D सिस्टम 3D सिस्टम इनके बारे में पढ़ लिया था। और मैंने बच्चों आपको पॉइंट भी प्लॉट करना सिखाया था कि कैसे अपन किसी पॉइंट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। इससे अगली जो अपन का टॉपिक आता है वो आता है अपन का एंगल। ठीक है, ये बेसिक सी बच्चों वो बातें हैं जिनको अपन क्या है फिजिक्स में यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने 9th और 10th में पढ़ के रखी हैं, फिर भी आप एक बार इनको अच्छे से देखें क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत माइन्यूट तरीके से अपन के फिजिक्स में यूज होने वाली हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला अपन का टॉपिक है बच्चों एंगल, कोण। अच्छा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोण को कैसे अपन डिफाइन करते हैं, कोण को डिफाइन करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो कोण को डिफाइन करने का जो सबसे बेटर तरीका है वो कौन सा है। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अपन जान ही गए। ये माना कि अपन का कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स अक्ष है, ये अपन की वाई अक्ष हो गई। ठीक है, देखो जनरली फिजिक्स में बच्चों किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अपन बताएंगे तो किससे बताएंगे, एंगल से। देखो फिजिक्स में यदि पोजीशन की यदि बात आएगी इसका मतलब अपन से क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो देखो माना कि बच्चों आपको ये वाला पॉइंट ए दे के रखा है, अब आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट ए की एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताइए। ये यदि आपसे पूछ लिया तो पॉइंट ए की एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में यदि अपन को पोजीशन बतानी है, इसका मतलब यह है कि बच्चों अपन से ये पूछा है कि पॉइंट ए एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो बच्चों इसको निकालने का सबसे बढ़िया जो तरीका हो कौन सा, देखो अपन को पता है कि ये क्या अपन का ओरिजिन, ये क्या अपन का ओरिजिन। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जिस पॉइंट की अपन को पोजीशन निकालनी है उस वाले पॉइंट को अपन किससे मिलाएंगे, ओरिजिन से। ये मेथड आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिस पॉइंट की मुझे पोजीशन निकालनी है उस पॉइंट की मुझे किससे मिलाना है, ओरिजिन से। ठीक है, ये मैंने ओरिजिन से मिला दिया। तो देखो ओरिजिन से मिलाने के बाद अपन को एक लाइन मिल गई, तो उसके बाद अपन को ये देखना है कि ये जो नई लाइन अपन को बच्चों मिली है, ये नई लाइन अपन की एक्स अक्ष के साथ कितना रोटेट कर रही है, कितना घूमी है। दोबारा से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट ए को मैंने इस ओरिजिन से मिला दिया, ओरिजिन से मिलाने के बाद मुझे पता लगा कि ये जो लाइन अपन की बनी है, ये वाली लाइन एक्स अक्ष के साथ कितना रोटेट हो रही है, कितना घूम रही है। इस घुमाव को अपन क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, तो ये क्या अपन का कोण। ठीक है, और कोण को जनरली अपन किससे दिखाते हैं, थीटा से। तो बच्चों इसको आप याद रखो कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है एंगल निकालने का। किसी पॉइंट को अपन किससे मिला देते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन को मिलाने के बाद जो अपन की लाइन आ रही है उसके बाद अपन देखते हैं कि ये लाइन एक्स अक्ष के साथ कितना रोटेट कर रही है, उस रोटेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी डायग्राम बना लीजिए और लिख लेना एंगल क्या अपन का घुमाव जो होता है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एंगल। ठीक है, अच्छा घुमाव किसके साथ देखना है अपन को, घुमाव मुझे उस वाली लाइन के सापेक्ष देखना है, उस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में देखना है जिस लाइन के रेस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना है, एंगल। क्लियर है वाली बात। तो ये तो अपन का एंगल हुआ। अब इसमें भी देखो दो तीन बातें आती हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले भी। ये जो एंगल है अपन का ये पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एंगल है बच्चों ये पॉजिटिव कब होगा अपन का, और ये एंगल अपन का नेगेटिव कब होगा, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने एंगल मेजर किया है वो एक्स अक्ष के साथ, इस एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में कौन सी वाली डायरेक्शन में किया है, इस वाली डायरेक्शन में। और घड़ी के बारे में आप लोग जानते हो कि तो देखो ये एंगल अपन का पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो अभी जो मैंने एंगल मेजर किया है वो एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में कैसे किया है, इस वाली डायरेक्शन में। और देखो घड़ी में यदि अपन देखें तो ये वाली डायरेक्शन घड़ी के कौन सी होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो इस वाली डायरेक्शन को अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अपन का एंगल होता है वो एंगल होता है अपन का पॉजिटिव।
तो इसमें आप नोट डाल के लिख लो। यदि एंगल अपन किधर मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो एंगल कैसा होगा अपन का, पॉजिटिव एंगल। और इसी तरीके से बच्चों यदि अपन एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, मतलब एंगल को यदि मैं इधर माना कि अपन का कोई पॉइंट बी होता और इस वाले पॉइंट बी की यदि मुझे पोजीशन निकालनी होती तो एंगल कैसे मेजर करते, इस तरीके से। अच्छा, एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में, तो देखो अब मैं कौन सी वाली डायरेक्शन में चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल होंगे वो कैसे होंगे अपन के, नेगेटिव। तो नोट नंबर 2 डाल लेना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होंगे अपन के वो कैसे होंगे, नेगेटिव। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यदि अपन एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो कैसा होगा, पॉजिटिव, और यदि एंगल अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो कैसा होगा, नेगेटिव। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो इसके बाद अपन का नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे बच्चों अपन द्रव्यमान को, मास को किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में या फिर ग्राम में, ऐसे डिस्टेंस को अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो इसी तरीके से बच्चों कोण को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है वो कौन सी होती है? तो देखो फिजिक्स में आपने यूनिट पढ़ी है, सॉरी मैथमेटिक्स में आपने कोण की जो यूनिट पढ़ी है वो कौन सी होती है, डिग्री। पर अपन के फिजिक्स में जो कोण की यूनिट अपन यूज करने वाले हैं वो यूनिट होती है अपन की बच्चों रेडियन। तो अगला पॉइंट डाल लो इसी में ही, यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, यूनिट ऑफ एंगल जो होती है वो मैथमेटिक्स में जो होती है अपन की वो तो क्या हो जाएगी अपन की, डिग्री जनरली। और फिजिक्स में बच्चों जो अपन यूज करेंगे वो क्या होगी अपन की, रेडियन। चलो ये अपन को पता लग गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अपन का पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन का एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, यूनिट भी अपन को पता लग गया, एक यूनिट तो क्या होती है अपन की, डिग्री, और दूसरी यूनिट क्या होती है अपन की, रेडियन। अब इसके बाद क्या आता है, देखो जैसे अपन डिस्टेंस को मेजर करते थे कि भाई मीटर में मेजर करते हैं, तो कभी कभी अपन को रिक्वायरमेंट होती है कि इसको किस में चेंज करना है, मुझे सेंटीमीटर में। तो अपन को मीटर और सेंटीमीटर में क्या पता होता है, रिलेशन पता होता है। तो बताओ रिलेशन क्या होता है अपन का, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस की यदि अपन के पास दो यूनिट है तो उन दोनों यूनिट में मुझे क्या पता है, रिलेशन पता है। तो बच्चों इसी तरीके से डिग्री और रेडियन अपन के पास कोण की, एंगल की दो यूनिट है, तो बताओ इन दोनों में अपन को क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगला टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि माना कि ये अपन की घड़ी है और ये घड़ी की अपन की माना कि मिनट वाली सुई है। तो मुझे बताओ ये मिनट वाली सुई यदि घड़ी में एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो पूरा चक्कर लगाने के बाद ये कितना एंगल ट्रेवल करेगी, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो घड़ी की सुई अपन की इस घड़ी में पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो बच्चों कितना एंगल ट्रेवल करती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 360 डिग्री होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये जो 360 डिग्री होता है ये होता है अपन का 2 पाई रेडियन के बराबर। ये आपको याद होना चाहिए। या फिर और क्या बोल सकते हैं अपन कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिग्री और रेडियन में जो अपन का रिलेशन है बच्चों वो क्या होता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन। या फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। बताओ ये आपको याद हो जाएगा। अब देखो अपन को माना कि डिग्री में एंगल दे के रखा है तो अपन उसको किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। या फिर अपन को रेडियन में एंगल दे के रखा है तो अपन उसको किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में। तो मैं आपको इस पर एक दो एग्जाम्पल करा देता हूं। देखो एग्जाम्पल देख लो इसके एक दो।
मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई 90 डिग्री जो है इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। ठीक है, आपको एंगल किस में देके रखा है, डिग्री में, और चेंज किस में करना है आपको, रेडियन में। तो देखो 90 डिग्री को बच्चों मुझे रेडियन में यदि चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अपन को पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। ठीक है, तो बताओ 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे अपन के, पाई बटे 180 रेडियन। पर मुझे तो कितने में निकालना है, 90 डिग्री में निकालना है। देखो ये सेम ऐसी बात है, मैं आपसे बोलूं कि यदि एक पेन अपन का 2 रुपए का आता है तो बताओ 5 पेन कितने के आएंगे, 10 के। तो वही सेम कंडीशन है कि 1 डिग्री में यदि इतने रेडियन है तो बताओ 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस सिंपली। तो देखो 90 डिग्री में जो अपन के रेडियन होंगे वो कितने हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 इंटू कितना 90। तो फाइनली कितना हो रहा है, पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे एक एग्जांपल और कर लो। मैं पूछूं आपसे कि 150 डिग्री में कितने रेडियन होंगे अपन के। तो 150 डिग्री को 150 डिग्री को यदि मुझे रेडियन में चेंज करना है बच्चों, तो वापस से अपन का तरीका तो कौन सा है, यही। ठीक है, कि 180 डिग्री में कितने रेडियन अपन के, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई अपॉन कितना 180 रेडियन। तो फाइनली मुझे तो कितने में निकालना है, 150 में। तो 150 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में जो रेडियन होते हैं उसको अपन 150 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फाइनली अपन का आ रहा देखो 5 3 पंजे 15 और ये 3 छिकी 18। तो फाइनली कितना गया, 5 पाई अपॉन कितना 6 रेडियन। तो 150 डिग्री को यदि मुझे रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। अब देखो कोण को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या मैं आपको बता रहा हूं। देखो लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल। देखो एंगल को कैलकुलेट करने का अपन का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या होता है। ये माना कि अपन की कोई सर्किल है, ये पढ़ा हुआ है आपने 9th 10th में। ये सर्किल का क्या होगा अपन का सेंटर, इसको मैं दिखा रहा हूं किससे, ओ से। अच्छा ये जो अपन की सर्किल है बच्चों, इस सर्किल की जो रेडियस है वो मैंने कितनी मान ली, आर। मैं मान लेता हूं कि आप इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक अवस्था में कौन सी जगह पर है, इस वाले ए पॉइंट पर है। ठीक है, यहां पर कब है, एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर। अब कुछ समय बाद आप कौन सी वाली जगह पर आ गए, इस वाली जगह पर बी पर। ये वाली जो पोजीशन है आपकी कब है, एट ए टाइम टी। मतलब इनिशियल कंडीशन में बच्चों आपकी पोजीशन कौन सी थी, ये वाली। और फाइनल कंडीशन में जो आपकी पोजीशन हो गई कौन सी है, ये वाली। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल से और फाइनल तक आपने जो एंगल ट्रेवल किया ये वाला, ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ऐसी कंडीशन में एंगल थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। तो ये एंगल थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है अपन के पास, क्या होता है देखो, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। कोण बराबर क्या होता है अपन का, चाप बटे क्या, त्रिज्या। अच्छा ये आर्क कौन सा अपन का, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ए से बी तक की, इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, आर्क। सर्किल में ये वाला क्या कहलाता है अपन का, चाप। ठीक है, और रेडियस कौन सी अपन की, ये वाली। तो इस आर्क में जब रेडियस से अपन डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि भाई एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सर्किल में वो क्या होता है अपन का, चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या या फिर आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर, एक ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अच्छा इस वाले फॉर्मूला से बच्चों जो अपन को एंगल मिलेगा वो हमेशा किस में मिलेगा, जनरली रेडियन में मिलेगा। किस में मिलेगा, रेडियन में। तो ये भी आप याद रखना कि इस फॉर्मूला से जो एंगल अपन को मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें मैंने आपको कोण के बारे में बता दी। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है।
बहुत सिंपल सी बात है, आपने पढ़ी हुई है ये भी। अगला टॉपिक डाल लो फंक्शन, फलन। देखो बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको बता रहा हूं फलन क्या होता है। इधर देखो सब लोग, अच्छा आपने ऐसी इक्वेशन तो पढ़ी है, देखो y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 1, ये तो सबने आपने पढ़ी है 9th और 10th में, इक्वेशन तो पढ़ी है, समीकरण तो देखो इस वाली इक्वेशन का मीनिंग क्या है, तो इस वाली इक्वेशन का यही तो मीनिंग है बच्चों कि x की मैं जब मैं डिफरेंट वैल्यू इस वाली समीकरण में पुट करूंगा तो मुझे y की क्या है, डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। भाई x इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो बताओ y की वैल्यू कितनी, x इज इक्वल टू यदि मैं क्या रख रहा हूँ 0, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -1। अच्छा यदि मैं x इज इक्वल टू 1 रख दूँ तो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 रखा तो कितना 3 प्लस कितना 2 और ये कितना -1, तो फाइनली y की जो वैल्यू मिल रही है कितनी है 4। तो एक बात मुझे बच्चों यहाँ से ये समझ में आ रही है कि ऐसी जब कोई इक्वेशन अपन को दे के रखी है तो उस वाली इक्वेशन में जब मैं x की डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y की क्या है, डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x और y क्या है यहाँ पर, तो देखो बच्चों फिजिक्स में अपन की दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी और एक होती है अपन की फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, चर राशि और अचर राशि ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो आप सबसे पहले फलन में हेडिंग डालें वेरिएबल क्वांटिटी, इनको हिंदी में बोलते हैं चर राशि। अच्छा वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है अपन की, चेंज हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लेना इसमें जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो वेरिएबल जो अपन की फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनमें उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होगी, अपन की चेंज। ठीक है, ऐसी दूसरी अपन की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है अपन की फिक्स क्वांटिटी या फिर उनको बोलते हैं अचर राशि। अच्छा अचर राशि का मीनिंग क्या है, जिनकी वैल्यू कैसी रहती है अपन की बच्चों, फिक्स। अच्छा इसका यदि मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो देखो x, y, a, b ये सब कैसी फिजिकल क्वांटिटी है अपन की या फिर कैसी क्वांटिटी है, ये अपन की वेरिएबल क्वांटिटी है। क्यों वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि x की अपन को कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता, x कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी। इसी तरीके से y, a और b की भी अपन को क्या है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता। तो ये जो अपन की फिजिकल क्वांटिटी है सारी कैसी होंगी, अपन की वेरिएबल क्वांटिटी। फिक्स क्वांटिटी के एग्जांपल देख लो, यदि आपको ऐसा दे दिया x इज इक्वल टू 4 या फिर a इज इक्वल टू -3, ऐसी कोई आपको वैल्यू दे के रखी है तो देखो x की यहाँ पर बच्चों मैंने आपको फिक्स वैल्यू कर दी कितनी, 4। x 4 के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब x अब कैसी क्वांटिटी है अपन की, फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको आनी चाहिए कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होंगी और फिक्स क्वांटिटी क्या होंगी। अच्छा ये जो फिक्स क्वांटिटी होती है इनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इनको अपन, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये भी आप याद रखना नाम। अब देखो फलन क्या होता है, इधर देखो ये लिख लो आप एक बार। अब देखो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 1। अब मुझे एक बात बताओ कि x की अपन डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि x और y यहाँ पर क्या है, भाई x और y के आपको फिक्स वैल्यू पता है क्या, नहीं है। भाई x 0 भी हो सकता है, x यदि 0 तो y कुछ और होगा। ठीक है, x यदि 1 पुट करूंगा तो y की अलग वैल्यू आएगी, x यदि मैं 2 पुट करूंगा तो y की और अलग वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि x और y की यहाँ पर फिक्स वैल्यू होंगी क्या, नहीं है। तो x और y की यदि फिक्स वैल्यू नहीं है तो बताओ x और y कैसी क्वांटिटी है अपन की, वेरिएबल क्वांटिटी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या इस वाली इक्वेशन के बारे में, देखना कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है। ध्यान से सुनना, इस वाली इक्वेशन के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो दो वेरिएबल क्वांटिटी x और y के बीच में क्या बता रही है, रिलेशन। बताओ x और y के बीच में रिलेशन जो समीकरण बता रही है, इक्वेशन बता रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन।
तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि ये एक ऐसी इक्वेशन को बताता है जो दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में क्या बताता है अपन को, रिलेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन लिख लें। लिखो, फंक्शन इज ए इक्वेशन, फंक्शन इज ए इक्वेशन which show between two variable, which show relation between two variable quantity in which one variable quantity depends another variable quantity। हिंदी में भी लिख लो आप, फलन एक ऐसी समीकरण होती है जो कि दो चर राशियों के मध्य, फलन एक ऐसी समीकरण होती है जो कि दो चर राशियों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है तथा इसमें एक चर राशि दूसरी चर राशि पर निर्भर करती है। अगला टॉपिक डालो, फलन को लिखने का तरीका। फलन को अपन डिनोट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, फलन को लिखने का तरीका, जैसे कि आपको इक्वेशन दे के रखी है y = x² + 2x + 2, इस तरीके की माना कि आपको बच्चों को इक्वेशन दे दी। तो देखो, इस वाली इक्वेशन में x और y दोनों क्या अपन की वेरिएबल क्वांटिटी हैं। तो ये जो अपन की इक्वेशन है ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटी में क्या बता रही है, रिलेशन। तो इस वाले रिलेशन को जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो तरीका क्या है, मतलब फलन को लिखने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, y और x दो वेरिएबल क्वांटिटी हैं, y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। तो अपन फंक्शन को किस तरीके से लिखेंगे वो देख लीजिए। तो फंक्शन को अपन लिखते हैं, यहां पर देखो y = f(x). देखो, इसका मीनिंग क्या है कि y जो है अपन का वो किसका फंक्शन है, x का, मतलब y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। ठीक है, तो फंक्शन को लिखने का जो अपन का तरीका हो कौन सा, ये, इसका मीनिंग है y इज डिपेंड्स ऑन x, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, y फंक्शन है किसका, x का। लिख लो अपनी लैंग्वेज में ये। इसको और क्या बोलते हैं, y फंक्शन है किसका, x का, या फिर क्या बोलते हैं इसको कि y की जो वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है अपन की, x पर। तो ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे अपन देखो, माना कि अपन को ऐसा दे रखा है s = f(t), तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कि s फंक्शन है किसका, t का। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि s की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, t पर। तो s इज डिपेंड्स ऑन t, या फिर क्या बोलेंगे, s फंक्शन है किसका, t का। तो इस तरीके से अपन फंक्शन को क्या लिखेंगे। देखो, y फंक्शन है x का, इसका मीनिंग और क्या होता है कि y की अपन को एक इक्वेशन दे के रखी है किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। वो इक्वेशन कौन सी है, ये रही। दोबारा से सुनना, इसका और मीनिंग क्या होता है भाई, एक मीनिंग तो कौन सा है कि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। और क्या बोल सकता हूं, y फंक्शन है किसका, x का। पर इसका और मीनिंग क्या है, एक और, वो भी सुन लो अच्छे से, लिख लेना आप। इसका मीनिंग है कि y की अपन को इक्वेशन दे के रखिए किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। ऐसे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, s की अपन को इक्वेशन दे के रखिए किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, क्योंकि s की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, t पर। तो फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है ये आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, अपन उतना ही पढ़ रहे हैं जितना अपन के काम की बात है। ज्यादा फंक्शन अपन डिटेल में मैथ वाले बच्चे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, 11th क्लास में पहला ही चैप्टर अपन का फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैं एक आध एग्जाम्पल आपको कराता हूं उस पर। माना कि आपको दे के रखा है y इज ए फंक्शन ऑफ x, और उस फंक्शन की आपको वैल्यू दे के रखी है बच्चों 5x³ + 3।
अब आपसे पूछ लिया कि बाई की अपन को वैल्यू निकालनी है कब, जब x इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। अच्छा बाई की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पर, इसका मीनिंग है कि x की जगह मुझे कितना पुट करना है 0, मतलब बाई की वैल्यू निकालनी है, या फिर इसका मतलब मैं और क्या बोल सकता हूँ, x की जगह 0 पुट करूंगा तो मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। ये अपन का क्वेश्चन है। दोबारा से सुनना क्वेश्चन क्या अपन का, अपन को इक्वेशन दे के रखिए बाई इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स, तो इसका तो मीनिंग मुझे समझ में आ गया कि बाई किसका फंक्शन है एक्स का, या फिर क्या है कि बाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है एक्स पर, या फिर और क्या बोल सकते हैं कि बाई की अपन को एक इक्वेशन दे के रखी है किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। क्लियर है वाली बात। और वो इक्वेशन कौन सी दे के रखी है, ये रही। अब अपन से बोला है बच्चों की इस बाई का मुझे मान निकालना है कब, जब x इज इक्वल टू कितना है 0। तो x इज इक्वल टू 0, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मुझे इस फंक्शन में x की जगह कितना पुट करना है 0। तो देखो फंक्शन में x की जगह जब 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला f ऑफ 0, मतलब मुझे जो वैल्यू निकालनी हो किसकी निकालनी है f ऑफ 0 की। ये क्लियर हुई है नहीं हुई ये वाली बात। तो देखो f ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। देखो f ऑफ 0 कब आया, जब x की जगह मैंने क्या पुट किया 0, और f ऑफ x की वैल्यू क्या अपन की ये रही। इसको लो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी x की जगह कितना पुट करना पड़ेगा मुझे 0। तो करो चलो 5 इंटू 0 की पावर 3 प्लस कितना 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो देखो f ऑफ 0 की जो वैल्यू है बच्चों कितनी होगी अपन की 3। चलो इसी में एक और कर दो, मुझे निकाल के बताओ आप लोग f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये f ऑफ 1 कब आया होगा बच्चों, ये f ऑफ 1 अपन का आया होगा जब x की जगह मैंने कितना पुट किया होगा यहाँ पर 1। इसका मतलब f ऑफ x में यदि मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है f ऑफ 1। या फिर मेरे से क्या पूछा है कि बाई की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो x की जगह 1 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया f ऑफ 1। बताओ f ऑफ x की वैल्यू क्या है ये वाली। तो बताओ f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो सब जगह x की जगह मुझे कितना पुट करना है 1 पुट करना है। तो निकाल लो कितना आएगा 1 पुट करो 5 इंटू 1 की पावर 3 प्लस कितना 3, तो फाइनली कितना हो गया अपन का 8। तो इस तरीके से बच्चों अपन फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अपन को जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन के काम की बात सिर्फ इतनी सी है। अपन को ऐसा यदि लिख रहा है या फिर ऐसी कोई इक्वेशन लिख रही है तो अपन को तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि y किसका फंक्शन है x का, या फिर y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है x पर। बताओ ये वाली चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। यदि आपको ये क्लियर हो गई तो एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग। देखो आपको ये दे के रखा है कि s इज ए फंक्शन ऑफ t और उसकी आपको वैल्यू दे के रखी है t की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और आपसे बोला है f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तीसरा आपको दे के रखा है s की वैल्यू निकालनी है जब t इज इक्वल टू कितना है 2। अच्छा ये क्वेश्चन देख के आपको तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि ऐसी यदि इक्वेशन दे के रखी है तो इसका मीनिंग क्या है कि s किसका फंक्शन है t का, या फिर और क्या बोलेंगे s की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है t पर, या फिर और क्या बोलेंगे कि s की एक अपन को इक्वेशन दे के रखी है किसकी फॉर्म में t की फॉर्म में। वो इक्वेशन कौन सी है ये रही। अब देखो f ऑफ 0 की मुझे वैल्यू निकालनी है तो f ऑफ 0 कब मिला होगा जब t की जगह मैंने कितना रखा होगा 0। तो t की जगह सब जगह 0 रख दो तो 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस कितना 1। तो फाइनली f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। बताओ इसमें किसी को दिक्कत। अगला देखो f ऑफ 1 की मुझे वैल्यू निकालनी है। f ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो f ऑफ 1 मुझे कब मिला होगा जब t की जगह मैंने कितना रखा होगा 1। तो t की जगह 1 रखो आप तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस कितना 1। तो फाइनल कितना हो गया अपन का 3। ऐसे ही f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो भाई। s एट t इज इक्वल टू 2 पर निकालना है, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 कब मिला होगा जब t की जगह मैंने कितना रखा होगा 2। तो रख दो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस कितना 1। तो ये कितना होगा 8 प्लस 4 प्लस कितना 1, तो कितना हो गया 13।
तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना सब लोग? तो ये फंक्शन अपन का क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस फंक्शन के बाद बच्चों अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग एक बार अच्छे से देखें और साइंस वेव एकेडमी में आप लोग आएँ। यहाँ पर अपन जेई और नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। साइंस वेव एकेडमी का पता है चंद्रा स्कूल, मौन नगर, इंडोन सिटी। थैंक यू।